हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है एनर्जी बैलेंस फॉर केल्विन साइकिल या C3 साइकिल। क्योंकि केल्विन साइकिल में जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन कंपाउंड बनता है, तो इसलिए इसको हम C3 साइकिल भी बोलते हैं। साइकिल तो आपने पढ़ लिया होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब मैं सिर्फ यहाँ पे एनर्जी बैलेंस की बात करने वाला हूँ। एनर्जी बैलेंस में क्या होता है, क्या इसमें रिएक्टेंट हमें इन करना पड़ता है और क्या हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में आउट मिलता है। तो मैंने उसी रिएक्शन को समझाने की कोशिश की है। इन की साइड में तो रिएक्टेंट लिखे हुए हैं, आउट की साइड में प्रोडक्ट जो हमें ऑब्टेन होंगे वो लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे इन अगर देखें तो 6CO2 कहाँ से आएगी, एटमॉस्फेयर से। तो केल्विन साइकिल या C3 साइकिल में जब हम 6CO2 को फिक्स करते हैं तो हमें एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मिल जाता है वहाँ पे CO2 के एडिशन होने से। साथ में हमें रिक्वायरमेंट क्या होगी, यहाँ पे हमें 12 NADP H और H प्लस की ज़रूरत पड़ेगी और 18 ATP की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये सारे कहाँ से आएंगे, ये प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट एक्शन है, लाइट एक्शन से आएंगे। जैसे इनका यूज़ होगा ये वापस से जो है लाइट एक्शन में फिर से रिएक्टेंट की तरह काम करेंगे और इनसे बन जाएगा 12 NADP प्लस और 18 ADP बन जाएगा। अब ये वापस से लाइट एक्शन में फिर से जो है इसकी कन्वर्ट होने के लिए चले जाएंगे। अब देखो, अगर आपको यहाँ पे देखा है कि 6CO2 फिक्स किया तो एक ग्लूकोज बन गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक CO2 को अगर हम फिक्स करेंगे तो यहाँ पे कितना NADPH2 की रिक्वायरमेंट होगी और कितना ATP की। तो जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो आप, 6CO2 को फिक्स करने के लिए हमें 12 NADPH की ज़रूरत थी और 18 ATP की। तो आप देख करके कैलकुलेट कर सकते हो कि यहाँ पे 1CO2 के लिए हमें 2 NADPH H प्लस की ज़रूरत पड़ेगी और 3 ATP की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको या तो 1CO2 फिक्सेशन की इक्वेशन याद करनी है, जहाँ पे आपको एक CO2 फिक्स करने के लिए 2 NADPH H प्लस की ज़रूरत पड़ती है और 3 ATP की। और अगर आपको पता है 6CO2 फिक्स करना है तो आप केवल क्या करो, 6 से मल्टीप्लाई करो, तो वही तो हमारी इक्वेशन आ गई। जब 6CO2 को फिक्स किया तो हमारे 12 NADPH H प्लस की ज़रूरत पड़ी और 18 ATP की ज़रूरत पड़ी। तो आपने 1CO2 फिक्सेशन को याद कर लेना है, यही आपका यहाँ पे काम है। अब देखो, यहाँ पे NADPH H प्लस जो है उसमें इतनी एनर्जी होती है कि जितनी 3 ATP में एनर्जी होती है अकेले। तो इसलिए यहाँ पर NADPH H प्लस को हम 3 ATP के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। 3 ATP के इक्विवेलेंट एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड रहती है। तो इसलिए अगर 1CO2 फिक्सेशन के लिए मुझे ATP इक्विवेलेंट्स बताने हो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे NADPH H प्लस को ATP इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दूंगा। तो देखो, यहाँ पे 1CO2 फिक्सेशन के लिए मैंने समझाया आपको कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1CO2 फिक्सेशन अगर यहाँ पर होता है तो 2 NADPH H प्लस की जरूरत पड़ रही है, प्लस 3 ATP का रखा है। तो फिर मैंने क्या किया, NADPH H प्लस की जगह पे एक NADPH H प्लस के लिए 3 ATP इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे 2 हमारे NADPH H प्लस हैं, तो 2 इंटू 3 ATP इक्विवेलेंट्स कर दिया है मैंने और फिर प्लस 3 ATP कर दिया है। तो हमारा यहाँ पे ATP इक्विवेलेंट्स कितना आ गया है, यहाँ पर 6 ATP इक्विवेलेंट तो NADPH H प्लस से आ गया है और 3 ATP हमारा किससे आ गया, डायरेक्टली जो रिक्वायरमेंट था उससे। तो एक CO2 फिक्स करने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट आ गई 9 ATP इक्विवेलेंट्स। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक CO2 फिक्सेशन से अगर हमें ATP इक्विवेलेंट्स बताने हो तो 9 ATP इक्विवेलेंट्स हमारे रिक्वायर्ड होंगे। अब जैसे हमने उस साइड में लेफ्ट साइड में देखा कि सिंथेसिस ऑफ 1 ग्लूकोज के लिए इक्वेशन लिखी हुई है। 1 ग्लूकोज बनाना है तो आपको पता है कि 12 NADPH H प्लस की ज़रूरत है, 18 ATP की ज़रूरत है। तो इसलिए यहाँ पे 8 इक्विवेलेंट्स बताना हो तो हम क्या करेंगे, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए बना सकते हैं इस इक्वेशन को। देखो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आपको पता है 1 NADPH H प्लस जो है 3 ATP इक्विवेलेंट्स के बराबर है। तो 12 यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो उनको, तो आपके जो है ATP इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे। साथ में जो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है ATP उसको ऐड कर दो 18 को, तो यहाँ पे 36 ATP इक्विवेलेंट तो हमारे 12 NADPH H प्लस से आए हैं, प्लस 18 ATP आया है जो कि डायरेक्ट रिक्वायर्ड है। तो उसको ऐड कर दिया तो हमारे कितना आ गया, 54 ATP इक्विवेलेंट्स हमें एक ग्लूकोज बनाने के लिए या 6CO2 को फिक्स करने के लिए रिक्वायर्ड होंगे। वैसे आपने देखा राइट साइड में, देखो 1CO2 फिक्सेशन के लिए हमें कितने चाहिए, 9 ATP इक्विवेलेंट्स। और अगर हम एक ग्लूकोज बना रहे हैं मतलब हम 6CO2 फिक्स कर रहे हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली, आपके वही रिजल्ट आएगा, 54 ATP इक्विवेलेंट्स आ गए हमारे। अब देखो, हम यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कशन और कर रहे हैं, एक है सिंथेसिस ऑफ फ्रक्टोज और एक सिंथेसिस ऑफ सुक्रोज। देखो फ्रक्टोज का देख लो पहले, बहुत इजी है क्योंकि फ्रक्टोज में कार्बन 6 हैं, जितने कार्बन यहाँ पे
आपके ग्लूकोज में है उतने कार्बन फ्रक्टोज में है। तो इसलिए 6 कार्बन कंपाउंड है तो NADPH और H+ या फिर ATP कितना रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि एक CO2 का आपको पता है 2 NADPH H+ और 3 ATP। तो 6 अगर हमें CO2 फिक्स करनी है या 6 कार्बन कंपाउंड बनाना है तो आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसलिए फ्रुक्टोज बनाने के लिए भी हमारी इक्वेशन क्या आ गई, 12 NADPH NH+ और 18 ATP। अब मुझे आप कमेंट करके बताओ कि यहाँ पे कितने ATP इक्विवेलेंट्स जो है रिक्वायर्ड होंगे अगर हमें एक फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल बनाना है। दूसरा, सिंथेसिस ऑफ सुक्रोज करना है। तो सिंथेसिस सुक्रोज करना है तो उसके लिए आपको कार्बन पता कर लो, क्योंकि सुक्रोज में कार्बन 12 होते हैं। अगर 12 कार्बन है और आपको एक CO2 फिक्सेशन करने के लिए, एक कार्बन फिक्स करने के लिए पता है क्या रिक्वायरमेंट है हमारी 2 NADPH H+ रिक्वायरमेंट है और 3 ATP रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए क्या करोगे, 12 कार्बन से मल्टीप्लाई कर दो उसको। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, 24 NADPH H+ एंड 36 ATP, ये हमारी रिक्वायरमेंट आ जाएगी। अब आपको फिर से कमेंट करके बताना है कि एक सुक्रोज बनाने के लिए हमारे कितने ATP इक्विवेलेंट्स की यहाँ पे नीड होगी। तो आप बच्चों इसको कमेंट करके बताओ दोनों के आंसर मुझे। सुक्रोज के लिए कितने ATP इक्विवेलेंट्स आंसर आएगा, फ्रक्टोज के लिए कितना आंसर आएगा। अब देखो इसमें बहुत सारी सिंपल सी इक्वेशंस हैं। अगर यहाँ पे आपसे 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का सिंथेसिस पूछ ले तो आपको क्या करना है, जितना एक ग्लूकोज बनाने के लिए उसका डबल कर देना है। या 2 फ्रक्टोज का पूछ ले तो एक फ्रुक्टोज के लिए जितना उसका डबल कर देना है तो आपकी रिक्वायरमेंट आ जाएंगी। या फिर मैं ये कहूँ कि 2 ग्लूकोज बनाने की रिक्वायरमेंट क्या होगी, जितनी एक सुक्रोज बनाने की, क्योंकि दोनों को मिला देंगे तो 12 कार्बन मॉलिक्यूल सुक्रोज ही बनेगा ऐसे ही। ठीक है, तो वैसे ही जो है फ्रुक्टोज के 2 मॉलिक्यूल मिला दिए हमने तो उसके जो है कार्बन कितने हो जाएंगे, सुक्रोज के बराबर 12 कार्बन हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर कार्बन आपको कैलकुलेट कर लिया है तो फिर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो 1 CO2 फिक्सेशन से। तो ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल्स आपको दे दिए जाएँ तो आप उनकी ATP इक्विवेलेंट्स और प्लस एनर्जी रिक्वायरमेंट जितनी होगी उनकी वो सारी आप बता सकते हो, क्योंकि आपने 1 CO2 फिक्सेशन में कितना रिक्वायरमेंट है ये केल्विन साइकिल में अगर समझ लिया है तो आप कितने भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाए जाएं, कितने ही फ्रक्टोज मॉलिक्यूल बनाए जाएं, कितने ही सुक्रोज के मॉलिक्यूल बनाए जाएं, तो उसका आप एनर्जी बैलेंस कैलकुलेट करके बता सकते हो। अगर बच्चों वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे वीडियो लगातार आपके पास में आते रहेंगे और आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करते रहेंगे ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और सॉलिड बना सको। तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।